हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 23 के रूल 1 से लेकर के रूल 4 तक के बारे में बात करेंगे। इसमें रूल 1 कहता है विड्रॉवल ऑफ सूट और अबेंडमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम। जो रूल इसका 1 कहता है ऑर्डर 23 का, वो कहता है वाद का प्रत्याहरण या दावे के भाग का परित्याग। अब दावा या तो विड्रॉवल कर लिया जाएगा। इसमें कहा गया कि जब कोई वादी प्रतिवादी के विरुद्ध जो दावा दाखिल किया है, उस दावे को किसी भी स्टेज पर वापस लेने का अधिकार रखता है। वह वापस ले सकता है जो उसने दावा संस्थित किया है, या उस दावे का कोई पार्ट प्रतिवादी गणों के विरुद्ध वापस लेने का अधिकार रखता है। ये रूल 1 कहता है। लेकिन अगर वह वादी नाबालिग है, तो उसका जो लीगल व्यक्ति होगा, वाद मित्र होगा, जिसने उस दावे को दाखिल किया है, वह बिना कोर्ट के इजाजत के, जब तक कोर्ट उसको इजाजत परमिशन ना दे, तब तक वो वापस नहीं ले सकता है। और उसका जो एडवोकेट होगा, उसका जो प्रोसीडिंग करने वाला व्यक्ति होगा, जो उसके लिए व्यक्ति के लिए जो माइनर है, उसका जो वाद मित्र है, वो लिखित एक शपथ पत्र बनाएगा और लिखित शपथ पत्र कोर्ट को सबमिट करेगा कि इस दावे को वापस लेने का उसको परमिशन दिया जाए। और कोर्ट ये देखेगा कि उसमें माइनर का हित है या नहीं है। उसके प्लीडर का शपथ पत्र भी, उसके प्लीडर से भी ये बात वह रखेगा। प्लीडर को भी इसको सत्यापित करने पड़ेगा कि नहीं, वो माइनर के हक के लिए, माइनर के अच्छाई के लिए, माइनर के लाभ के लिए वो दावा वापस लेना चाहता है। और इस बात से अगर कोर्ट सहमत हो जाता है, तभी माइनर का दावा वापस लिया जा सकता है। अब इसमें रूल 1A कहता है ऑर्डर 23 का, प्रतिवादियों का वादियों के रूप में पक्षांतरण करने की अनुज्ञा कब दी जाएगी। मतलब जो प्रतिवादी है वो वादी बन जाए, ऐसा कब किया जाएगा? जब वादी दावे को वापस ले रहा है, जब वादी दावे के किसी भाग का परित्याग कर रहा है, और उनमें से प्रतिवादी जो है वो ये समझता है कि उसका हित का लॉस हो रहा है, तब वादी आदेश 1 नियम 10 के तहत एक न्यायालय को प्रार्थना पत्र देगा कि इसमें जो प्रतिवादी है उसे वादी के रूप में संस्थित करा लिया जाए। तो अगर कोर्ट ये समझती है कि कोई भी उसका हित का प्रश्न उसमें निहित है, जिससे उसे डिसाइड किया जाना बाकी है, तो वह अनुमति दे सकता है कि वो प्रतिवादी हट जाए और किसके रूप में आ जाए? वादी के रूप में आ जाए। ये बात रूल 1A में कही गई। अब रूल 2 इसका कहता है लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट। रूल 2 कहता है परिसीमा विधि पर पहले वाद का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पहला वाद और परिसीमा काल का क्या रिश्ता है? तो इसमें कहा गया अंतर पूर्ववर्ती अंतिम पूर्ववर्ती नियम। जैसे कोई दावा चल रहा है और उस दावे को वापस लेकर के उसके स्थान पर त्रुटियां शुद्ध करके
अगर कोई नया दावा दाखिल करता है, कोर्ट से अनुमति ले लेता है कि इस वजह से इसको वापस ले रहे, नए दावे की छूट के साथ इसे वापस लेने का अनुमति दी जाए, तो उस पर लिमिटेशन ला लागू नहीं होगा। मतलब जो लिमिटेशन विलंब हो गया उसको दाखिल करने में, तो वो विलंब छूट मिलेगी, क्योंकि पहले का दावा उसमें से ऑलरेडी दाखिल था। तो रूल 2 इस बात को कहता है कि अंतिम पूर्ववर्ती नियम के अधीन दी गई अनुज्ञा पर संस्थित किसी भी नए वाद में वादी परिसीमा विधि द्वारा उस रीत से आबद्ध होगा मानो प्रथम वाद संस्थित नहीं किया गया हो। प्रथम वाद तो है, लेकिन वो वाद समाप्त कर दिया गया, वापस ले लिया गया, उसके स्थान पर नया वाद डाला गया। तो जो नया वाद डाला उसके लिए लिमिटेशन लग जाएगा। तो लिमिटेशन के लिए क्या होगा कि पहले का वाद चल रहा था तो वो हटाया गया, इसलिए लिमिटेशन लॉ उसमें लागू नहीं होगा। अब रूल 3 इसका कहता है कंप्रोमाइज ऑफ सूट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूल 3 इसका कहता है वाद में समझौता। अगर वादी और प्रतिवादी उस दावे में जो इश्यूज थे, जो वाद बिंदु बन रहे थे, उन वाद बिंदुओं के तहत या उनके एक्स्ट्रा अगर कोई व्यक्ति, वादी और प्रतिवादी आपस में सुलह करके, समझौता करके और वाद में दोनों अपना अपना शपथ पत्र के साथ में प्रस्तुत करते हैं और कोर्ट ये समझती है कि जो आपस का समझौता फाइल किया गया है वो आपस का समझौता विधिपूर्ण है और जो इसमें से वाद बिंदु या इश्यू हो रहे थे उसका समाधान हो रहा है, तो उस समझौते के आधार पर उस वाद को निर्णित और डिक्री कर सकता है। ये बात रूल 3 कहता है कि इसमें अगर वो समझता है कि उचित है तो फिर उसे निर्णित और डिक्री कर सकता है। अब रूल 3A कहता है कि वाद का वर्जन, बार ऑफ सूट। कोई डिक्री अपास्त करने के लिए कोई वाद इस आधार पर नहीं लाया जाएगा कि वह समझौता जिस पर डिग्री आधारित है विधिपूर्ण नहीं था। इसमें कहा गया कि जिस वाद में समझौता के तहत आदेश और डिक्री पारित किया गया उसको फिर से संस्थित नहीं किया जा सकता, उसकी डिग्री को चैलेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि समझौते के तहत वो हुआ है। तो इसमें कहा गया कि अगर समझौता के तहत वाद को निर्णित कराया गया तो उस पर कोई भी विधिपूर्ण डिग्री नहीं है, इस बात को नहीं कहा जाएगा। मतलब उस पर अपील नहीं होगी, वो वहीं डिसाइड हो जाएगा। अब इसका रूल 3B कहता है प्रतिनिधिवाद में कोई करार या समझौता न्यायालय की इजाजत के बिना प्रविष्ट न किया जाना। अब इसमें कहा गया प्रतिनिधिवाद, जैसे कि अभी इसमें से रूल 2 में आया कि जो कंप्रोमाइज है अगर उसके तहत उसका आदेश और डिक्री पारित किया गया, इसके तहत कंप्रोमाइज के तहत अगर उसमें आदेश डिक्री पारित किया गया तो वह शुद्ध होगा। अगर नाबालिग है तो पारित नहीं किया जा सकता। तो इसमें वही का प्रतिनिधिवाद कौन सा होगा, जो वाद धारा 91, 92 और आदेश 1 नियम 8 के तहत फाइल किए जाते हैं वो प्रतिनिधिवाद कहलाते हैं। तो प्रतिनिधिवाद जैसे माइनर है, माइनर के लिए, विकलांग है, विकलांग के लिए, जो मेंटली डिस्टर्ब है उसके लिए, उनके लिए प्रतिनिधिवाद लाए जाते हैं। वो प्रतिनिधिवाद जब तक कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, जब तक कोर्ट अनुमति ना दे दे और उसका प्लीडर उसको सर्टिफाइड न कर दे, तब तक वो वाद समझौता के तहत बिना समझौता उसमें से कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता। जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगी, कोर्ट अनुमति दे देगी, तभी उसको फाइल किया जाएगा और तभी उसको किया जाएगा। इस बात को रूल 3B कहता है।
रूल 4 इसका कहता है डिक्रियों के निष्पादन की कार्रवाइयों पर प्रभाव न डालना। प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इज नॉट अफेक्टेड। जो इस आदेश मतलब आदेश 23 है, इसको डिक्री और आदेश पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात रूल 4 कहता है कि डिक्री और आदेश पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मान लेते हैं डिक्री हो गई, मान लो आदेश हो गया, अब आदेश के बाद में हम कहते हैं कि उसमें से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, एक के खिलाफ आदेश हुआ तो वो नहीं होगा। अगर एग्जीक्यूशन हो गया तो नहीं होगा, फिर एग्जीक्यूशन का पालन कराया जाएगा। अगर आदेश हो गया तो आदेश का पालन कराया जाएगा। तो आदेश और एग्जीक्यूशन पर रूल 23 का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात को रूल 4 में कहा गया। अब इसका ऑर्डर 23 में रूल 1 टू लेकर के रूल 4 तक क्लियर हो गए होंगे। अब आदेश 24 ऑर्डर 24 हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।